हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे कि इसके माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार थी, वो ब्रिटिश जो संसद थी, वो किस प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। पहला, इसी क्रम में पहला बिंदु देखते हैं। और पहला बिंदु देखें क्या था। इस क्रम में जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद, देखो रेगुलेटिंग का अर्थ होता है रेगुलेट करना। रेगुलेट करना यानी कि रेगुलेट करने के लिए ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और जो ब्रिटिश संसद थी वो किसी न किसी प्रकार से जो कंपनी थी, कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, तो इसलिए ये उसको उसमें सुधार करने के लिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में सुधार करने के लिए ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके माध्यम से क्या हुआ कि कंपनी के जो कार्य थे, कंपनी के कार्य, उन कार्यों को नियमित किया गया और नियंत्रित किया गया। कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा कदम था, यानी कि प्रथम प्रयास था, जिसके माध्यम से जो ब्रिटिश जो संसद थी, वो ब्रिटिश संसद कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का, यानी कि कंपनी को नियंत्रित करने का जो प्रयास कर रही थी, पहला ऐसा प्रयास हम मान सकते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु हमारे पास बनता है कि जो कंपनी थी, कंपनी जो थी संसदीय नियंत्रण, यानी कि कंपनी के शासन पर जो संसदीय नियंत्रण स्थापित करना था, जो पहला बिंदु था वही बिल्कुल, यानी कि जो कंपनी का शासन था, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि कहीं ना कहीं जो कंपनी थी, कंपनी के शासन को जो संसद थी वो अपने अधीन लेने की कोशिश लगातार कर रही थी, क्योंकि कंपनी लगातार जो थी घाटे की अवस्था में जा रही थी, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था कंपनी में, इसलिए लगातार जो थी वित्तीय व्यवस्था इसकी खराब हो रही थी, इसीलिए यहाँ संसद जो थी वो इस अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद देखिए कंपनी के जो एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि इस यहाँ केंद्रीय प्रशासन की नींव डालेगी, केंद्रीय प्रशासन की नींव डली, केंद्रीय प्रशासन की नींव। इसके माध्यम से क्या हुआ, देखिए केंद्रीय प्रशासन की नींव का अर्थ ये हुआ कि जो ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश संसद हो गई, और ब्रिटिश संसद रेगुलेट कर रही थी या नियंत्रण कर रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और उसको भारत में लागू किया जा रहा था अलग अलग जगहों पे, यानी कि केंद्रीय प्रशासन का मतलब एक जगह से नियमों का चलना। उसके बाद देखते हैं कि कंपनी के जो एक तरीके से आप ये समझिए, चौथा पॉइंट है कि कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। इसके माध्यम से जो कंपनी थी, कंपनी के प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को पूरी मान्यता दी गई। अब इसकी विशेषताओं का हम जिक्र करेंगे और इसकी विशेषता देखते हैं इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या विशेषताएं रही, इसकी विशेषताएं देखते हैं। और विशेषता नंबर 1 देखते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो मुख्य परिवर्तन था, मुख्य परिवर्तन एक तो ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
देखिए ये पहले केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसकी जो शक्तियाँ थी वो बढ़ा दी गई और शक्तियाँ बढ़ाने के बाद इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके अधीन जो प्रेसिडेंसियाँ थी उन प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन लाया गया। जैसे इसके अधीन बंगाल आ गया, क्योंकि बंगाल कलकत्ता के अंदर तो था, बंगाल आ गया, बंगाल के साथ साथ बम्बई आ गया और बम्बई के साथ साथ मद्रास आ गया और जो और अन्य भी प्रेसिडेंसियाँ शामिल होनी थी उन सब का प्रशासन किसको दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया। और ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये सबसे पहला जो बनाया गया वो किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि देखिए बंगाल हो गया, बम्बई हो गया और मद्रास हो गया, प्रारंभिक तौर पे इनके अपने अपने गवर्नर थे, लेकिन इनके गवर्नर जो रिपोर्ट करते थे वो किसको रिपोर्ट करते थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये रिपोर्ट करते थे बंगाल के गवर्नर जनरल को। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो रिपोर्ट करते थे सीधे सीधे किसको, ब्रिटेन की संसद को, यानी कि जो ब्रिटेन की संसद थी उस ब्रिटेन की संसद में रिपोर्ट करते थे। मतलब ये हुआ कि यहाँ एक तरीके से केंद्रीय जो प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन की नींव जो कि ब्रिटेन संसद के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल और उसके बाद जो जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स राज करते थे बंगाल, बम्बई और मद्रास पे, ये इनके जो इनके राज्यपाल या इनके गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो ब्रिटेन संसद के अधीन हो गया, ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। तो ये ऐसा पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। देखिए ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल यानी कि अब गवर्नर जनरल बन गया, इस गवर्नर जनरल के साथ चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। देखिए अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको ये एक तरीके से विधि बनाने की, कानून बनाने की अनुमति मिल गई। ये बंगाल के संबंध में, बम्बई के संबंध में, मद्रास के संबंध में कानून बना सकता था। और देखिए विधि बनाने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, विधि बनाने की प्रक्रिया के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल और ये जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी, इनमें से देखिए एक तो अगर कोई भी विधि मान्य होगी या कोई भी विधि बनेगी, कोई भी कानून बनेगा तो उसे बनाने के लिए क्या होगा, देखिए एक तो हमारे पास गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल होगा और दूसरा हमारे पास 2 सदस्यों का कम से कम इसको सहयोग मिलना चाहिए। अगर 2 सदस्यों का सहयोग इसको मिलता है तो विधि मान्य होगी, अन्यथा विधि मान्य नहीं होगी। तो देखिए यहाँ जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर्स को भी बांधने का काम यहाँ किया गया है। अब नया बिंदु देखते हैं, तो नया बिंदु हमारे पास है इसी क्रम में कि 1774 के अंदर यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर बना और इस सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर बना, इसके ये कह सकते हैं कि इसको अभिलेख न्यायालय के तौर पर मान्यता दी गई। और अभिलेख न्यायालय के तौर पर मान्यता जब इसको दी गई तो एक तथ्य और यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ये केवल ब्रिटिश के लिए बनाया गया, या ऐसा कह सकते हैं ये केवल यूरोपियों के लिए बनाया गया, ये भारतीयों के लिए नहीं था, ये भारतीय के लिए नहीं था, केवल यूरोपियों के लिए था। उसके बाद देखिए इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो एलिजा इम्पे को बनाया गया था। एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनमें से एक न्यायाधीश का नाम जो था वो था हमारे पास हाइड, दूसरे जो न्यायाधीश थे उन न्यायाधीश का नाम था लिमेस्टर